अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपकी बैनुल अक़वामी आवाज़ साजिदा अमीन ऑस्ट्रेलिया से। आज मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि वो हरफ़े राज के मुझको सिखाया गया है जुनून, वो हरफ़े राज के मुझको सिखाया गया है जुनून, खुदा मुझे नफ्से जिब्रील दे तो कहूँ। जान तो गए होंगे आप कि मेरे साथ कौन हैं, जो एक मिसाल हैं आने वाली नस्लों के लिए भी और हमारे लिए भी। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी ज़िंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हर वर्ग पर लिटरेचर, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, आर्ट और रिलीजन है। जब आप उन्हें सुनते हैं तो एक सहरतारी हो जाता है। उन्होंने LLB किया बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से और 5 साल बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स किया सोशल वर्क में पंजाब यूनिवर्सिटी से और 32 इयर्स उन्होंने सिविल सर्विस में काम किया। आज मेरे साथ हैं ओरिया मकबूल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का एहसान ठीक ठाक। जी, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी. I will like to talk about the present situation in Pakistan. जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शंस हुए हैं और उसमें रिगिंग हुई और इतने दिन हो गए हैं और कोई किसी डिसीजन पे नहीं पहुंचे, तो आपका उसके बारे में जो व्यू है वो क्या है कि उसको आप कैसे लेते हैं, क्या होने वाला है? पाकिस्तान में ये शायद 8 फरवरी का दिन जो है, ये पाकिस्तान की तारीख के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली वाला दिन है। 75 साल हमने सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर अपनी सलाहियतें पैदा की थी और वो था कि हम किस तरह इलेक्शन जो हैं उनको हम रिग कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ी हमारी एक्सपर्टीज बनती जा रही थी वक्त के साथ साथ। जो पहले इलेक्शन हुए थे वो पाकिस्तान के वो 1970 में हुए थे। उससे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन कभी नहीं हुए लोकल यानी ओवर नेशनल लेवल पे। आखिरी इलेक्शन अंग्रेज 1946 में करवा के चला गया था और हम उसके तहत पाकिस्तान में मेंबर्स आ रहे थे। छोटे से इलेक्शन हुए थे 1954 में, सूबाई इलेक्शन हुए थे, वहां पर भी मुस्लिम लीग के कई खिलाफ पार्टियां बनी कभी, लेकिन जनरल इलेक्शन 1970 में हुए। अयूब खान और फातिमा जना के इलेक्शन को इलेक्शन, उसमें लोगों ने इंतहाई शऊर का सबूत दिया और लोगों ने दो बहुत मकबूल पार्टियों को और दो मकबूल लीडरशिप को इलेक्ट किया। 162 सीट्स थी मशरकी पाकिस्तान की, उसमें शेख मुजीबुर रहमान को 160 सीटें मिल गई। पंजाब और सिंध दो जो सूबे थे, इनमें जुल्फकार अली भुट्टो जो थे वो पॉपुलर हो गए, उनको 83 सीटें मिल गई। और सिंध बलूचिस्तान में, और उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा नहीं होता था, सूबा सरहद होता था, उसमें नेशनल अवामी पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम बरसदार आ गई। और उसके बाद इस मैंडेट को जब तस्लीम नहीं किया गया तो ये मुल्क टूट गया। और मैंडेट को तस्लीम करने की बुनियादी वजह वही थी कि ऊपर जो ताकतें काबज थी 1950 से ऑनवर्ड, 1950 को लियाकत अली खान का पहला दौरा अमेरिका का हुआ था और उसके ऊपर मैं बहुत तफसील से बात कर चुका हूँ किस तरह वो आया था। और उसने आते ही 15 दिन के अंदर अंदर अयूब खान जो मेजर जनरल था उसको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उस वक्त CNC होता था, कमांडर इन चीफ लगा दिया था। और फिर उसके बाद अमेरिका के हाथ में ये पूरा मुल्क चला ही गया था। तो उसके बाद से उन्होंने सोचा था कि अब हम जनरल इलेक्शन जो हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे। हम लोगों को इलेक्शन में नहीं किसी तौर पर भी अब हम उनकी राय जो है उसको सही तरह पे अगर आने की कोशिश की तो हम उसको मोल्ड करेंगे। तो अगला जो पहला इलेक्शन था वो पाकिस्तान का, वो भी सबसे रिग्ड इलेक्शन था, वो था 1977 का इलेक्शन। उसमें पाकिस्तान के अंदर तकरीबन वैसे ही हरबे इस्तेमाल किए गए थे जैसे आज के 2024 के इतने साल गुजरने के बाद, 50-52 साल गुजरने के बाद भी हमने वही हरबे इस्तेमाल किए। तकरीबन 19 के करीब सीटें थी जिनमें लोग बिला मुकाबला जीते थे। जुल्फकार अली भुट्टो के मुकाबले में जान अहमद अब्बासी साहब होते थे, उनको अगवा किया गया था, लोगों को अगवा करके उनको बिला मुकाबला जितवाया गया था, चारों चीफ मिनिस्टर, और तकरीबन 35 सीटें ऐसी बिला मुकाबला जीती थी जिसमें उन्होंने रिग किया था। फिर इतने बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई थी कि एक मूवमेंट चली थी, आपको याद होगा, 77, और मूवमेंट इतनी स्ट्रांग थी
कि जुल्फिकार अली की भुट्टो की हुकूमत 3 माह के अंदर कोलैप्स करके रह गई थी। यहां तक कि 3 दफा उसने मार्शल लॉ लगाया, 3 शहरों में उसने मार्शल लॉ लगाया था, कराची, हैदराबाद और लाहौर में। वो मार्शल लॉ भी इफेक्टिव नहीं रह गया था। लोग सीने तैसे खोल के फौजियों के सामने खड़े हो गए थे, गोली चलाओ, हमें देखते हैं तुम कितनी गोली चलाते हो, ये लेवल आ गया था। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक आ गया और ज़ियाउल हक ने और उसमें मास्टर करना शुरू कर दिया इस इलेक्शन के, कैसे लोगों को खरीदा जाता है, कैसे नॉन पार्टी इलेक्शन किए जाते हैं, कैसे प्री पोल रिगिंग की जाती है, कैसे रिगिंग की जाती है। उसके बावजूद भी 88 के इलेक्शन के अंदर जब ये लोग उतरे हैं और बेनजीर को उन्होंने हराना चाहा है, सारी कोशिशें की उन्होंने, नवाज शरीफ की झोली में सारी पार्टियां डाल दी, लेकिन बेनजीर जीत गई और बेनजीर की 81 सीटें थी और उसकी 52 सीटें थी। लेकिन उसके बाद पॉलिटिशियन ने सरेंडर करना शुरू कर दिया इनके आगे। बेनजीर ने खुद सरेंडर करके वजारत उस्मा ली थी कि साहबजादा यकूब अली खान को मैं बना लूंगी, वजीर खारजा बना लूंगी, वी ए जाफरी को मैं वो लगा दूंगी, इकोनॉमिक एक्सपर्ट लगा दूंगी। ये सब कुछ उन्होंने कर लिया था अमेरिका के और ज़ियाउल हक के उनके फॉलोअर्स के कहने के ऊपर। और फिर उनको इन रोड मिले, उन्होंने फिर 90 के इलेक्शन करवाए, फिर 93 के इलेक्शन करवाए, फिर 97 के इलेक्शन करवाए। इन सब में उनको होता था आदम को कहते थे तुम इधर जाओ, पीपल पार्टी जीत जाती थी, आदम तो कहते इधर आ जाओ तो नून लीग जीत जाते थे। लेकिन 1999 के बाद इन्होंने फिर सोचा कि फिर हम इंजीनियरिंग करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं, तो 2002 का इलेक्शन उन्होंने लड़ा और उसमें भी उन्होंने 2 साल पूरी उसकी अपनी रैक्स जो थी उसको इस्तेमाल किया, नैब बनाया, लोगों को अंदर किया, सारी पार्टी मिला के चोईशुदात की झोली में डाल दी, सब कुछ हुआ। फिर भी ये जफरुल्लाह जमाली को वजीर आज़म नहीं बना सके। इनकी 13 सीटें कम निकली। बेनजीर को बड़े इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर डाल के उससे 10-12 सीटें ली, तब भी पूरी नहीं हुई। सिपाही साहबा के आजम तारक को जेल में डाला वो जाकर। उसके बाद मनूवर चलता रहा। पहली दफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख के अंदर कि 75 साल का तजर्बा उसने अवाम की ताकत के सामने शिकस्त खाई। और हैरानकुन बात यह है कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है उसने शिकस्त खाई है। आप सोच सकती हैं कि आज तक पाकिस्तान के इलेक्शंस की तारीख में ऐसा नहीं हुआ था कि वोटर्स को मोबिलाइज कराए बगैर वोटर बाहर निकला। ट्रांसपोर्ट होती थी, लोगों को कहा जाता था चलो, रास्ते में दरमियान में उनको पानी पिलाया जाता था, दोपहर के वक्त उनको खाना का लंच पैक ना भी ज्यादा पैसे दिए जाते थे, और उन्हें तो खाना बिरयानी का एक छोटा छोटा पैक दे दिया जाता था। ताल्लुक वाले लोग होते थे, अपने लिए बकायदा पूरे पाकिस्तान के ट्रक, रिक्शे और सुजुकियां और चिंचियां हायर कर ली जाती थी। पहली दफा हुआ है कि पीटीआई को ये मौका ही नहीं मिल सका कि वो अपने लोगों को हायर करे, लेके जाए। फिर हमेशा होता था 4-4, 5-5 दिन पहले टीमें मुकर्रर होती थी, वो हर घर पे चिट्ठे फेंक के जाती थी, ये तुम्हारी चिट है, ये तुम्हारा पोलिंग स्टेशन है, ये तुम्हारा नंबर है। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट यहाँ मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि उनका बाहर बूथ भी नहीं लगा होता था कि जिसके ऊपर वो कह सके कि ये तुम्हारा वोट है। फिर हर पार्टी का एक निशान होता है। कभी किसी पार्टी से आज तक पाकिस्तान की तारीख में निशान नहीं छीना गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का तलवार का निशान था, लेकिन तीर उनको दिया गया। नवाज शरीफ का साइकिल का निशान था, उसको शेर दे दिया गया। एक निशान मौजूद था, कोई निशान। फिर सबसे अहम तरीन बात कि निशान भी इस तरह हुआ कि कभी उन्होंने तय किया कि कौमी में एक निशान देना है तो सूबाई में दूसरा निशान देना है। इसके बावजूद वो इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं, वो कहते ये हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी टू स्टडी। 5 आज मैं पढ़ रहा था कि एक पूरे का पूरा ग्रुप है जिसने स्टडी किया है कि 5 बेसिक चीजें हैं जिसको इस्तेमाल किया है लोगों ने, और लोगों ने एस्टेब्लिशमेंट की 75 साल तजर्बे को शिकस्त दे दी। उसने कहा पहली बात तो ये थी कि तमाम पार्टियां जो थी वो टॉप टू बॉटम चलती थी अपने मामला के अंदर। ये पहली पार्टी है जो बॉटम टू टॉप चली। ये टॉप बताता था कि ये इस तरह की कैंपेन चला लो, मीटिंग करो, ये करो, वो करो, उसकी तस्वीरें निकाल दो उसके। यहाँ टॉप को पता भी नहीं होता था और लोग जो अपने तौर पे वो इस तरह पे वो चल पड़ते थे। लेकिन उसके बाद उसने कहा है कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने जो बाकी सारे उसके मामले के अंदर ये खुद एक नैरेटिव पता चलता था, उसके हिसाब से ये चल पड़ते थे।
5-10 एंकरों ने भी अगर काम किया होता था तो एक बंदा उनको इकट्ठा करके उनका तबसरा करता था, वो खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहते हैं कि इस नेटवर्क के बाद भी ट्रोलिंग भी होगी, सब कुछ कहता है, ट्रोलिंग हर जगह होती है, वो सब उन्होंने कहा। लेकिन जहाँ बात है एक कॉमन मैन के हाथ में आया तो उसी हिसाब से वो चलता है। उसने कहा है कि फिर इंटरनेशनल जो पेड मीडिया होता है, उस पेड मीडिया को शिकस्त दी, यानी कि 25 लाख तनख्वाह लेने वाले को 50 लाख तनख्वाह लेने वाला। फिर वो कहते हैं कि जब इन पे भी कंट्रोल खत्म हो गया तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज जो थी वो था पीयर टू पीयर कॉन्टेक्ट, यानी पीयर ग्रुप होता है उसका कॉन्टेक्ट। 50 लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, 50 लोगों का इधर व्हाट्सएप ग्रुप है, 10 लोगों का इधर व्हाट्सएप ग्रुप है। इन व्हाट्सएप ग्रुपों में उनको बता दिया, दूसरे को बता दिया कि हमारा निशान जो है वो पर चारपाई है, इसका निशान जो है वो अपना पंखा है, इसका निशान जो है रेडियो है, इसका जो है बैंगन है। तो उस पीयर ग्रुप नेटवर्किंग जो है इसका कभी आज तक इंसानी तारीख में इतना शानदार तजर्बा नहीं हुआ। इसके साथ और भी उसने 2-3 चीजें डिस्कस की, लेकिन ये इतनी बड़ी शिकस्त है कि मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहा करता था कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं, 5 मुख्तलिफ तरीके हैं कि जो आजमाए जा सकते हैं, और वो इन्होंने आजमाए। वो होते हैं पोल से पहले, क्योंकि पोल के दिन नहीं आजमाए, पोल के दिन रिगिंग बहुत मुश्किल होती है। इनको भी अंदाजा था कि हमने बहुत कर लिया, अब तो हम ज्यादा, और हर बंदे का एनालिसिस यही था कि 15-16 सीटें ले लेगी पीटीआई। लेकिन जिस वक्त 5 बजे रिजल्ट आना शुरू हुए और 7:30-8 बज गए तो उनको पता चला कि ये तो लैंडस्लाइड विक्ट्री है, तो 2/3 का 3/4 भी निकल जाएंगे तो खौफनाक हो जाएगा। तो फिर ये बिल्कुल नंगे होकर सामने आए। आप सोचें कि हमेशा होता ये था, हम कम से कम 5 दफा मैंने इलेक्शन करवाए हैं डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के तौर पे। कभी आईएसआई का बंदा जो था आकर रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में नहीं बैठा था, नंगे होके आना पड़ गया, आके वहां बैठ गए, लोगों के सामने बैठ के, ये हो गया। तो अब सूरत हाल ये, आप इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे, और ये एक बड़ी खतरनाक बात है। और ये एक बात फिर मैं कहता हूं, जो गुज़श्ता तकरीबन मैं 1 साल से कहता आ रहा हूं कि आप इस अवेयरनेस जो आ गई है पब्लिक की, उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अब मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये काम कर लिया है, they are now very much capable of guarding the things. वो अपना इंटरेस्ट को गार्ड भी कर लेंगे, और तुम्हारे पास इतनी रियासती कुव्वत नहीं है, ना किसी रियासत के पास होती है कि वो आम के साथ लड़ सके। रियासत की कुव्वत सिर्फ एक थ्रेट पे चलती है कि ये पुलिस जो सिपाही चौराहे पे खड़ा होता है उसकी कुव्वत नहीं होती, उसकी होती है कि इसके बंदे की अगर मुखालफत की जाएगी तो पूरी रियासत के खिलाफ आ जाएगी, खड़ी हो जाएगी। लेकिन जब रियासत के खिलाफ पब्लिक खड़ी हो जाए तो फिर उसकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। सही बात है। तो सर आप समझते हैं कि ये एक शऊर आ गया, एक ये इनकलाब है जिसको अब, जिसके आगे रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं इनके लिए। शऊर की सूरत तो ये है कि मैंने परसों भी ये बात कही है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर किसी भी जगह इस लेवल का शऊर नहीं आया जिस लेवल का शऊर पाकिस्तान में आया है। आप मुस्लिम कंट्रीज को देखें ना, ये सूडान है, ये मराकश है, ये मिस्र है, ये लेबनान है, ये मातिर मोहम्मद जो 25 साल तक हुक्मरानी करता है, अनवर इब्राहिम को बंद करके डेमोक्रेसी का कला घूंट के करता रहा, स्वार्थो वहाँ इंडोनेशिया में करता रहा है। उसके बाद फिलीपीन का इलाका आप देख रहे हैं, का इलाका देख रहे हैं, बैंकॉक में भी सिनकानसन को जो उन्होंने उतारा था, तैकेसन को जो उतारा था, उसके बाद जब फौज आई, बर्मा में देख लें, इवन इंडिया के अंदर भी जिस तरह की ईवीएम की मोनोपोली होती है, जिस तरह उन्होंने रिलीजियस कार्ड को इस्तेमाल करके वहां को रिलीजियस फंडामेंटलिज्म को लाके खड़ा किया हुआ है, अब क्रॉस रोड वाली सूरत हाल नहीं है। ये सारे अगर आप जितने भी अगर देखते चले जाएं आप ना, तो पाकिस्तान का ये जो 8 फरवरी है, हाँ जी, ये इस तरह का शऊर आप सोचें कि इवन इट्स नॉट अवेलेबल इन अमेरिकन सोसाइटी। मैं बड़े वसूख से कह रहा हूं, आप अगर आप वेस्ट में रहती हैं, आप कभी अमेरिका को देखें तो अमेरिका का वोटर इतना बाशऊर नहीं है जितना पाकिस्तान का वोटर है। मैं आपको बताऊं, जिस ट्रंप जीता है तो मैं वहां उस वक्त वहां अमेरिका गया था, तो वहां एक खातून है एलिजाबेथ बेटी जोन्स, वो न्यूयॉर्कर की वो है कॉलमिस्ट, उसने बड़ा जबरदस्त प्रेडिक्शन की थी कि ट्रंप जीतेगा। तो लोग हंसते थे क्योंकि वो एक खातून ऐसी थी जो कि वो बन तो गई थी वो कॉलमिस्ट, बट शी हैड ए कैरियर ऑफ 27 years एंड एज एन एस्कॉट। तो वो कहती कि मैं अमेरिकन मर्द को बड़े करीब से जानती हूँ, बड़े दावा करती थी। तो उसने कहा था कि अमेरिकन सोसाइटी जो है ये प्रोटोटाइप इमेजेस पे चलती है और ट्रंप उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, वो कर जाएगा। अमेरिकन सोसाइटी बिलीव that every black is on the welfare, every Hispanic is basically
illegally immigrant, every Muslim is a terrorist, every working woman is basically a debauch, or she is not good at family level, and she is not loyal, infidel. Every Christian is a Bible pusher. वो कहते हैं इसकी बुनियाद पे ट्रंप ने किया। इसका मतलब ये कितनी जहालत है उस सोसाइटी के अंदर। यानी बिल क्लिंटन की जो वोटिंग की उन्होंने निकाली थी, हेनरी क्लिंटन जब आई थी तो मैं उनको विजिट करा था, 45 मिनट की वो बहुत लंबी गुफ्तगू उनके साथ मेरी हो गई, क्योंकि उधर बात से मस्जिद किला तो उसने बेशुमार बातें निकल, तो उसमें उसके सामने रखा मैंने कहा तुम्हें कभी जेलस फील नहीं हुआ कि लोगों ने जब सर्वे किया औरतों का, वुमेन का, जो कि तुमने बिल क्लिंटन को वोट क्यों दिया, तो 67% ने कहा कि बिकॉज ही केम इन आवर ड्रीम्स। तो जब डिसीजन मेकिंग जो है वो ड्रीम एनालिसिस के ऊपर चला जाए और आपकी बिल्कुल एक बड़ी बड़ी लो लेवल की ख्वाहिशात पे बिल्ड कर दे, तो वहां तो पाकिस्तान का वोटर जो है, मैं समझता हूँ इस वक्त दुनिया का बहुत सबसे ज्यादा नहीं तो फिर भी बाशऊर वोटर जरूर हो गया। जी बिल्कुल, मॉरल ग्राउंड के ऊपर ये लोग आए आगे, और इट्स इनकलाब एंड अमेजिंग आफ्टर 75 इयर्स सर। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो इस वक्त देखें बलूचिस्तान में हो रहा है और केपीके में लोग सड़कों पर निकले हुए हैं, और इधर भी जिस तरह से चल रहा है, कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया है, वोट्स हैव बीन स्टोलन, तो अब आगे आप क्या समझते हैं कि ये कोई टर्मोइल, लाइक इट्स समथिंग बिग गोइंग टू हैपन एंड देन ये माना जाएगा इनकी मेजॉरिटी पीटीआई की, या वो मिक्स वाली गवर्नमेंट का चांस है? अब देखिए देखें, मैं तो इस चीज का कायल हूं, पहली बात है, और आई थिंक इमरान खान साहब भी इस चीज के कायल हैं कि ये जो आजकल एक किस्म की दवा सजेस्ट की जा रही है, जो कि हमेशा से जो टाउट किस्म के दानश्वर करते हैं, ये मुल्क बहुत मुसीबत में है, तो आप मिला के एक जॉइंट किस्म की एक गवर्नमेंट बना लें। और अगर इमरान खान ने किया तो आई थिंक इमरान खान कम से कम 50 नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 70% अपनी जो पॉपुलैरिटी खत्म कर देगा और वो सफ में आके खड़ा हो जाएगा जिस सफ में बाकी लोग खड़े। देखिए ये मकाम है नाउ एंड नेवर का, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, और इसमें कोई जरूरत नहीं है। मैं और इमरान खान इस क्वाइट इस मसले में वो जो है हो चुके हैं। मेरी आखिरी जब उनकी मुलाकातें में हुई हैं तो उस जमाने में हमेशा भी कहते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, मुझे उस वक्त की गवर्नमेंट नहीं ले लेनी चाहिए थी। देखिए बस अगर तो आप हक पे खड़े हैं तो फिर आपको कंप्रोमाइज की सूरत हाल नहीं मिलती, ना गवर्नमेंट ना मिले, बनाए ना दे उनको गवर्नमेंट। और दूसरी बात यह है कि ये जो हमें रोज डराया जा रहा है ना कि जनाब आपको इकोनॉमिक सूरत हाल जो खराब है और ये है और वो है और आप चल नहीं सकते, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा बाय द वेस्ट। पाकिस्तान की 24 करोड़ पॉपुलेशन है, 24 करोड़ में से सिर्फ 2 करोड़ 25 लाख लोग हैं जो बैंक जाते हैं। उनमें से तकरीबन 1 करोड़ को हम धक्के मार के भेजते हैं कि जाओ तुम्हारी तनख्वाह नहीं देंगे तुम, वरना तुम बैंक में अकाउंट खुलवाओ या कुछ और, जब और इस तरह की चीजें होती हैं। तो बाकी 22 करोड़ लोग बैंकिंग सिस्टम से दूर रह के पाकिस्तान के अंदर गुजारा करते हैं और उनके लिए कोई मसला नहीं होता कि उधर सड़क पे चलने वाली गाड़ियों की पेट्रोल बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, मोटरवे चली है कि नहीं चली है। वो अपने ज़रूरियात ज़िंदगी अपने इलाके के अंदर खुद ही उनको हासिल होती है। एक गंदम का जो टोपा होता है उसके इर्द गिर्द वो अपना जूता बनवा लेते हैं, अपने कपड़े ले लेते हैं, हकीम से दवाई लेते हैं, मौलवी से कुरान पढ़ लेते हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें सेल्फ सस्टेनेबल हैं। उनके ऊपर महंगाई असर नहीं करती क्योंकि वो तो मार्केट जाते ही नहीं है। उनकी सब्जियां भी वहीं से आती हैं, उनकी मिर्चें भी, एक वो नमक लेने जाते हैं और एक वो तेल लेने जाते हैं, यहाँ तक कि घी तक भी उनका होता है। और वो पाकिस्तान का दुनिया पूरी में सबसे बेहतर फूड खाते हैं। वो बेसिकली हम तो सोच साच के खाते हैं ना ऑर्गेनिक फूड, उनकी ऑर्गेनिक फूड अपनी होती है। तो एक तो ये है कि ये जो कहते हैं ना नहीं चलता, तो हवाई जहाज इनके बंद होंगे, आम आदमी के नहीं बंद होंगे। गाड़ियों में पेट्रोल इनका नहीं चलेगा, आम आदमी का नहीं चलेगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि तनख्वाहें इनकी नहीं आएंगी, आम आदमी की नहीं आएंगी। टैंक में पुर्जे इनके नहीं चलेंगे, आम आदमी के नहीं चलेंगे।
लोगों को मारने के लिए आंसू गैस इनको नहीं मिलेगी, आम आदमी को नहीं मिलेगी। लोगों को कैद करने के लिए, बाकी चीजों के लिए, टॉर्चर के लिए हथियार इनको नहीं मिलेंगे। तो ये बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान माशी तौर पर ये हो जाएगा। ना 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 मकरूज मुल्कों को डूबने देता है। दुनिया में सबसे लाडला मुल्क जो होता है वो मकरूज मुल्क होता है, क्योंकि वो कमाएंगे तो फिर आगे उनके बजट चलेंगे। अब आप मुझे बताइए कि आपने $132 बिलियन की जो आपने किस्त देनी है, उस किस्त के ऊपर कितने मुल्कों ने, कितने बैंकों ने अपने पूरे पूरे बजट डिजाइन किए होते हैं। वो तो कहते हैं यार 2 अरब रुपया और ले लो, डॉलर और ले लो, अपनी दुकान में थोड़ा माल और डालो ताकि मुझे किस्त देते रहो। तो ये हमारे जो बिकाऊ किस्म के इस वक्त दानश्वर हैं वो मशवरे नहीं, कंप्रोमाइज अगर आपने कर लिया तो पाकिस्तान फिर 70 साल पीछे चला गया। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इमरान खान देखने में तो यही लगता है कि ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट, या क्योंकि एक्सपीरियंस ऐसा हुआ ना पास्ट में, जब उनकी गवर्नमेंट थी तो फिर कैसे चली। और सर आप क्या देखते हैं, किसकी मतलब कौन आ रहा है एज ए वजीर आजम, जो किस तरह की आगे गवर्नमेंट बनने वाली है? देखिए अभी तो वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बन उनसे नहीं पा रही। सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा लूजर है वो तो नवाज शरीफ साहब है खुद ही। तो वो जनाजा उठ गया कंधे पे गैर के अपना, मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। पूरी की पूरी इतना अरसा जो है कैंपेन चलाई। एक आदमी ऐसा आ रहा है जो मुल्क को मसाइल से निकाले, एक आदमी आ रहा है जो इतना मिस एक्सपीरियंस है, वही आदमी जो उस गवर्नमेंट में नहीं है। तो असल में वो बात सारी ये है कि जिस तरह की कंप्रोमाइज करके असल में इस गवर्नमेंट को चलाने का प्लान जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के पास पहले से मौजूद है। उन्होंने इकोनॉमिक उन्होंने ग्रुप भी बना लिया हुआ है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, कहाँ से कर्जा लेना, कहाँ से, अब वो सारा कुछ कर लिया हुआ है। वो उसको गवर्नमेंट की एक मोहर लगवानी है ताकि रावी चैन लिखता रहे और ये कुर्सी पर बैठे रहे। इन्होंने डे टू डे अपनी जिंदगी गुजारनी है, अपने सीवी के अंदर एक नाम लिख लेना है कि दुनिया की पंजाब की पहली वजीर आला जो है वो एक खातून वजीर आला हुई। अब मुस्लिम उम्मा को रहने औरतों को बड़ा क्या बात है मकाम मर्तबा दे दिया और पाकिस्तान वाहिद मुल्क बन गया। ये इनका काम है, इससे ज़्यादा ना इन्होंने हुकूमत करनी है ना इनको हुकूमत करनी आती है। मैं देख चुका हूँ पूरे का पूरा पॉलिटिशियन का हमारा लॉट का ये फाइल पढ़नी भी नहीं जानता, इसको पता ही नहीं होता क्या होता है। इनको अपनी मर्जी के ब्यूरोक्रेट जो है वो चलाते हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो उनको सिखाते हैं कि जनाब ये काम ये ऐसे होता है, इनके दस्तखत देते हैं, इनका हिस्सा इनके घर पहुंचाते हैं करप्शन का, बाकी हिस्सा अपना कमाते हैं। तो इनकी जिंदगी इनके यहाँ मामला यही हैं और उसी तरह वो चलते हैं। तो एक उनको लाने की कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट अगर बना ली तो ये चंद महीने दूर चंद हफ्ते भी चल सके, क्योंकि पहले भी देखिए कितना जुल्म सितम और जबर हुआ। अब अगर ये गवर्नमेंट चेंज होएगी और यही लोग वापस आ रहे हैं तो फिर अवाम किस तरह उसको टेक करेगी, और देयर विल बी अ रिएक्शन। सो व्हाट डू यू थिंक, लाइक अगर ये गवर्नमेंट बन जाती है और रिएक्शन आ जाता है अवाम का, तो ये तो फिर दिस विल बी। देखें 8 फरवरी से पहले अवाम वो शेर था जिसको अपनी कुव्वत का पता नहीं था। 8 फरवरी के बाद अवाम को अंदाजा हो गया कि उनकी कुव्वत क्या है और कितनी है। और जब ये रियलाइजेशन हो जाए ना, तो फिर मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, जुलूस कंट्रोल भी करता रहा हूँ, सियासत में रहा हूँ, लाठी खाई भी है और लाठी मारी भी है। मुझे पता है कि लाठी एक खास हद से आगे नहीं मारी जा सकती, फिर आपका लाठी खाने का वक्त आ जाता है। और सर ग्लोबली आप क्या समझते हैं कि इसके ये जो हमारे इलेक्शंस हुए हैं, ऑब्वियसली ये सिर्फ हमारी कंट्री का मसला नहीं है, वी आर वन और द अदर वे कनेक्टेड विद अदर कंट्रीज एज वेल। सो ग्लोबली आप क्या समझते हैं कि जो हमारे इलेक्शंस हैं इसका क्या इफेक्ट होगा? देखिए अमेरिका की जो शुरू से स्ट्रेटजी हमेशा से रही है, तकरीबन को 50 साल वो ये रही है कि एक डिक्टेटोरियल रजीम के साथ डील करना वो समझते थे ज्यादा आसान है। इसीलिए उन्होंने लैटिन अमेरिका के मुल्कों को वैसे ही कंट्रोल किया। वहाँ पर एक स्कूल था, स्कूल ऑफ अमेरिका बनाया था, जिसमें उनके फौजी ट्रेनिंग लेते थे और फिर उनको जाके उनको ट्रेनिंग देते थे कि तुम वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को जाके उल्टो। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो थी जो प्रो रशिया गवर्नमेंट थी, उनको उल्टाते थे जाके। जैसे चिली में आलंदे की गवर्नमेंट को निकाला गया और बहुत सारे मतलब निकरागुआ में उतारा, होंडुरास में उन्होंने हमला करके निकाला, बोले कनाडा में। तो ये करते रहते,
लेकिन वक्त के साथ साथ उनको रियलाइजेशन हुई कि अब हमारी ये मामला जो है इतने ठीक नहीं चल रहे। ये रियलाइजेशन सबसे पहले हुई थी 1979 में उनको ईरान के अंदर। उन्होंने 54 में 53 में मेरे ख्याल है 53 उन्होंने मुसद्दक को उतार लिया था, इसी तरह बिल्कुल इमरान वाले फैशन में उतारा था। उसके खिलाफ पहले बोर्ड ऑफ नो कॉन्फ्रेंस लेके आए, फिर शाह ईरान को वहाँ बाहर से गया हुआ था, बुलाया, उसको हुकूमत दी, फिर वहाँ एक बहुत जालिमाना किस्म की इंटेलिजेंस एजेंसी सवाक कायम की, लोगों को कत्ल किया, मिसिंग पर्सन किए, कस्टोडियल टॉर्चर की। लेकिन 79 में उनको अंदाजा नहीं हुआ कि पॉपुलर सपोर्ट क्या होती है, और उसके खिलाफ उन्होंने उसको रजीम को सपोर्ट करते। आज 45 साल हो गए हैं, अमेरिका उस मुल्क में दोबारा घुसने के काबिल नहीं रह गया। तो ये अब उनको ये रियलाइजेशन आई हुई है कि नहीं, जिस हद तक कोई फौजी कंट्रोल कर सकता है करते हैं, वरना फिर हम डायरेक्ट उस आदमी को ही इज्जत देंगे जिसको लोग इज्जत देते हैं। क्योंकि मसला ये है कि आज अगर वो टेक ओवर कर ले तो हम कल को हमारा अगर पाकिस्तान के अमेरिकन है वो होस्टेज बन जाए फिर क्या होगा। ये है असल सूरत हाल बुनियादी तौर पर। अब देखें ना, उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प को बुला लिया ना वहां पर, बताओ तुमने क्या किया। अब उन्होंने यहाँ भी ये कर दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों तरफ, अमेरिका क्या एक मुनाफिकत वाली सूरत हाल तो है ना, दोनों को हाथ रखने की कोशिश करता है। वो कोशिश ट्राई यही करेगा कि इनको कंप्रोमाइज हो जाए, फौज उनके से कुछ देर के लिए सब्र करके साथ चल जाए उनके नीचे, या ये उनको साथ मिला के चल जाए। मुझे नहीं लगता इस वक्त इमरान खान जिस सतह पे है और जिस तरह की अचीवमेंट के लेवल पे है, ही इज मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड। दुनिया में कोई ऐसा ख्वाब नहीं किसी बंदे का हो सकता जो उसका पूरा ना अल्लाह ताला ने किया हो। क्रिकेट में था तो उसमें उसने कामयाबी हासिल की, पागलों की तरफ से शौकत खान बनाना चाहा तो वो उसको अल्लाह ताला ने दिया। नमल की सूरत हाल में और भी जो हमारे फिजिकल जो हमारी नीड्स होती हैं उसके हिसाब से इमरान खान से ज्यादा खुशकिस्मत कौन हो सकता है कि दुनिया जहान की ख्वातीन उस पर ऐसे मरती थी जैसे मतलब परमाणुओं के ऊपर पतंगे जो गिरते हैं। ये वाली सोचिए, कौन कौन इस तरह की जिंदगी जो है गुजारी हो और उस तैयश को भी छोड़ा हो, सब कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर भी लग गया, ऊपर अल्लाह मियां तो लग नहीं सकता। तो वो इस वक्त बड़े रिजिलियंट मूड में है और वो समझता ये है कि मुझे अब जो कुछ करना है वो एक ही करना है, ये कुछ, और वो बहुत इसमें बहुत फर्म है इस मामले के अंदर। और मेरा ख्याल है उसी की फर्मनेस है कि जो उसके इर्द गिर्द जितने भी लीडरशिप इकट्ठी होती है, अगर वो उसकी बात नहीं मानते तो लोग उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इतने सारे लोग थे जिसको छोड़ के चले गए। हालत ये है कि जो लोग, जो जहांगीर तरीन कहा करता था कि मेरे जहाज की वजह से इमरान खान की बनी है, उस जहांगीर तरीन को खुद हुकूमत छोड़नी पड़ी। यहां तक हमारी जुडिशरी का आलम यह है कि उसने 2 लोगों के लिए उसने 63 के मायारात को बदला था काजी फायदी ने, कि ये बहुत फजूल सी चीज है। एक नवाज शरीफ और एक जो है वो जहांगीर तरीन। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका और जहांगीर तरीन अल्लाह अल्लाह कह दी। और सर, इमरान खान जो हैं उनको आप कब तक बाहर आता देखते हैं? उनके केसेस तो आपको पता है सारे फेक हैं और जुडिशरी जो कर रही है वो भी पता है, मगर अब जितना आ गया है प्रेशर इन वोटिंग की वजह से, इलेक्शंस की वजह से, ग्लोबली भी और इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, तो आप समझते हैं कि इमरान खान जो हैं वो जल्द बाहर होंगे? देखिए, गवर्नमेंट अगर आपने चलानी है और अगर आपने रहना है तो फिर तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, नो अदर वे आउट। और इमरान खान के खिलाफ तो केस ही ऐसे हैं जो 1 घंटे के अंदर खत्म हो। मैंने दुनिया के वाहिद केस हैं 3 जिसमें ही वॉज कंडेम्ड अनहर्ड, ही वॉज नॉट इवन गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी रिप्रेजेंटेड। आप बयान तक नहीं इसमें तो 1 दिन के अंदर टूट सकते हैं। फिर वो बेसलेस केस, और पाकिस्तान के अंदर मैंने इस लेवल पे कभी एस्टेब्लिशमेंट भी नहीं की थी कि किसी की खानगी जाती जिंदगी को इस तरह गलीज तरीके से उछाला जाए। वेस्टर्न सोसाइटी में भी नहीं होता। वो कहते हैं ठीक है अब ये मियाँ बीवी हो गए, उससे पहले उसकी जो भी उसकी कोर्टशिप पीरियड था उसको डिस्कस नहीं करते। हाँ, अगर वो खुद डिस्कस कर रहे तो प्राइवेसी के अंदर आता है, वो नहीं होता, लेकिन उसको भी हमने उछाला। इस सब कुछ करने के बावजूद भी वो हार गए और हार का उनको भी पता है। अब वो हार को जीत में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, वो बदली जा नहीं रही। तो ये है असल मसला। मेरा ख्याल ये है कि अगर ना हुआ तो एक बहुत बड़ी रिवोल्ट जो है मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान सोसाइटी में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान सोसाइटी में अब एक मरहला आ ही जाना चाहिए। और सर, आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो केपीके है उसमें इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को वजारत आला के लिए, आपका क्या उसके बारे में ख्याल है कि
क्या आप देखते हैं कि देखिए, आगे? पहली बात यह है कि तो जो कुछ भी है वो इंटरम है इस वक्त जी, अच्छा। और इंटरम में उसी को रखा जाता है कि जो टूटे नहीं, इसने साबित किया हो कि वो बिकेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं। इस वक्त तो और कोई क्राइटेरिया नहीं है ना आपके पास। तो आपने कभी उसको ये तो नहीं कहा कि आपने जाके 5 साल की गवर्नमेंट चलानी है। इस वक्त तो ये है कि ही शुड स्टैंड फर्म और सरेंडर। स्टैंडर्ड तो अलीमीन गणेपुर नहीं साबित किया ना, बाकी तो भाग गए। अगर आप एक वीक आदमी को ले आए और वो उसको जो है वो उठा के ले जाए और उसके बाद वो कहें ये पीटीआई की औकात है, तो क्या जरूरत है? जी। और ये जो कोर कमेटी, अब इतने दिन हो गए इलेक्शंस और दे आर गोइंग वेरी स्लो, और वाइट पेपर भी अभी तक पीटीआई का नहीं आया, और कोई कॉन्फ्रेंस। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं पीटीआई से, जिसके तकरीबन इस वक्त 70% वो लोग हैं कि जो भागते फिर रहे हैं जी, जो कि जीते हुए लोग जो हैं, मैंने उनके बाहर जो हैं इस वक्त पुलिस नाके लगाई जा रही है कि असेंबली में इजलास में आएंगे तो उनको पकड़ लिया जाएगा। जिनका कोई सेक्रेटेरिएट काम नहीं कर रहा, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो नॉर्मल हालात में काम कर रहे हैं, आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो व्हाइट पेपर लेके निकलेंगे? तो सर जब अमेरिकन अगर जो तालिबान जिस तरह भाग कर जंग लड़ते उससे उसी तरह की जंग लड़ने वो भी यहाँ पर। और ये जो देखिए ना, अब सारी वो कर लिया, पता भी है कि एग्रेशन है, यूथ है 64%, और फिर भी ये सब चीजें चल रही हैं। इवन के गवर्नमेंट वो दूसरी लेके आ रहे हैं, जो मेजोरिटी पार्टी है उसको दे ही नहीं रहे। तो उसके बावजूद ये चीजें चल रही हैं। डू यू थिंक इट विल काम डाउन आफ्टर? बहुत बुरा, मैंने आज भी इस बात से मैंने कहा बाद आ जाओ, मैंने पहले कहा था बाद आ जाओ, लेकिन नहीं। देखिए एक बात सुने, ये जो कुदरत ने एक अल्लाह तबारक व तआला का भी एक फरमान है कुरान पाक में। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाते हैं कि हम जब किसी बस्ती पर अपना अजाब नाजिल करना चाहते हैं तो हम उसके खुश ऐश लोगों को हुक्म देते हैं कि हमारी नाफरमानी करें। अली ने इसमें कहा था किसी कौम का जब लड़ता है दफ्तर तो मस्त में होते हैं पहले तवंगा, कमाल कहते हैं बाकी नजौर। बड़ी खूबसूरत उसका आगाज जो है ना उसका मुसद्दस अली का यहीं से होता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये काम वो शुरू हो जाए। अब अल्लाह ताला जो कहता क्या है वो उनको उनके सुम्मन बुकमन उम्युन मामला जर्जुन आंखें मोरे लगा देते हैं। इस वक्त तो उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा कि वो कितनी बड़ी हरकत कर रहे हैं और फिर अल्लाह ताला जो है वो पलट गया। इसी तरह दुनिया पूरी की जो हिस्टोरिकल एनालिसिस के ऊपर साइंसेज हैं जिनमें सबसे बड़ी हेगल का थ्योरी है डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म। वो कहते हैं हर सोसाइटी के अंदर एक एंटीथीसिस आती है। एंटीथीसिस जो है उसके अंदर एक इमारत बिल्ड करती है। ये कल्चर है, ये एथिक्स है, मॉरल्स हैं, ये खानदान है, ये जिंदगी है, ये अखलाक, जो बाकी चीजें, सच है, ये झूठ है, ये नेकी है, ये बदी है। लेकिन उसके बाद उस सोसाइटी में जब खराबियां आने लगती हैं तो एक मुकम्मल एंटीथीसिस आता है, हर तरह की चीज को निगेट कर। नहीं, सच की कोई बात नहीं है अगर हम सच फायदे नहीं देता, झूठ की कोई बात नहीं अगर ये नहीं होता, बस बोलने में कोई हर्ज नहीं है, धोखे की भी कोई सूरत हाल नहीं, तो फिर वो पूरी सोसाइटी तबाह हो जाती है जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है नया। अल्लामा इकबाल का एक वाकया है बड़ा मशहूर कि मौलाना को वो अपने दोस्तों से उन्होंने कहा कि मेरा एक सवाल है बहुत बड़ा तारीखी, उसका जवाब एक साहब के पास है, वो आके ठहरे हुए हैं दादा साहब की मस्जिद में, तो चलेंगे लेके जाना। तो नजीर न्याजी साहब, अब्दुल मजीद सालक साहब, ये सारे के सारे जो थे वो रोज उनसे कहते थे चलें, तो इकबाल नहीं जाते थे, वो सुस्त आदमी थे, गप्पे चप्पे लगाते रहते थे। एक दिन वो साहब खुद आ गए, उन्होंने अली बख्श को चिट किया, तुम्हारा इकबाल दोस्त साहब तो नहीं आता, ये उसका जवाब है, इसको दे देना। उस चिट में मौलाना रूम का एक शेर था, हर बिनाए कोना का बादा कुनद अवला बुनियाद राफीरा कुनद। अगर तुम चाहते हो कि तुम किसी इमारत को सही तरह से तामीर करो तो पहले उसकी बुनियाद को खराब करो, तबाह करो, बुनियाद से उसको उखाड़ो और नई बात। पाकिस्तान में थ्योरी है लैंडस्लाइडिंग थ्योरी, कि पाकिस्तान में इसको थ्योरी लैंडस्लाइडिंग। इस वक्त पीछे हट जाना चाहिए, गिरना चाहिए, फिर सड़क तामीर हो। इस वक्त तमाम अदारे क्लैप्स कर रहे हैं, एक साथ क्लैप्स कर गए, अदलिया क्लैप्स कर गई है, आर्मी क्लैप्स कर गई है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन क्लैप्स कर गई है, सब क्लैप्स कर गए। लेट देम क्लैप्स, फिर उसके ऊपर इमारत तामीर होगी। और मैं बहुत होपफुल हूँ कि पाकिस्तान में इस साल में ये इमारत नया तख्लीक होना शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द हम तख्लीक कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का आपने बहुत अच्छा
एक एलेबोरेट करके हर मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है, जो कि हमारी जो 64% यूथ है और हमारे लिए एक मिशल राह होगा और अपडेट हुआ हर चीज़ के ऊपर, ग्लोबली, नेशनली, इंटरनेशनली। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। इंशाल्लाह फिर से आपसे बात होगी। थैंक यू सर।